नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम योगी का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा। शाम को विकास कार्यों को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में करेंगे। यूपी में दिव्यांगजन को मिलेगा समुचित सहारा। योगी सरकार लेगी पुनर्वास केंद्रों की जिम्मेदारी। डीडीआरसी की पूरी क्षमता से संचालित करने पर जोर। कानपुर सीएमओ को लेकर भाजपा विधायकों में दो फाड़। विधानसभा अध्यक्ष समेत 2 विधायकों ने किया समर्थन। भाजपा के ही 2 विधायक विरोध में उतरे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के मामले में सुनवाई टली। संभल न्यायालय की एडीजी कोर्ट चंदौसी में थी सुनवाई। 18 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी का अकाउंट फ्रीज। खाते में जमा करीब 8 लाख रुपए पुलिस ने किया फ्रीज। यूपी में आज चौवन जिलों में बारिश का अलर्ट। 17 से 20 जून के बीच आएगा मानसून। 48 घंटे में आंधी बिजली से 41 की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करते हैं गोरखपुर की खबर से। गोरखपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी 2 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर हैं। दिवंगत महानगर अध्यक्ष के आवास जाएंगे। आप बता दें पर शोक संवेदना व्यक्त और साथ ही 2 अन्य लोगों के आवास भी जाएंगे। तो शाम को सीएम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। विकास कार्यों को लेकर यह समीक्षा बैठक होगी, जिसके बाद रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। शाम को विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक अधिकारी करेंगे। उसके बाद विश्राम सीएम गोरखनाथ मंदिर में करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा है। दिवंगत महानगर अध्यक्ष के आवास जाएंगे और इसके बाद आपको बता दें, देवेश श्रीवास्तव के आवास पर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे और साथ ही 2 अन्य लोगों के आवास भी जाएंगे सीएम योगी। और इसी के साथ आपको बता दें, शाम को समीक्षा बैठक करेंगे। विकास कार्यों को लेकर ही समीक्षा बैठक होगी। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर कानपुर से है, जहां डीएम सीएमओ विवाद में नया मोड़ सामने आया है। सीएमओ के खिलाफ विधायकों ने चिट्ठी लिखी है। आपको बता दें, बिठूर विधायक अभिजीत सांगा ने सवाल उठाए और इसी के साथ विधायक महेश त्रिवेदी ने उनका समर्थन किया है। तो दोनों विधायकों ने सीएम योगी को पत्र भेजा है और इस पत्र में सीएमओ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। तो डीएम सीएमओ की जंग हो रही तीखी। फिलहाल सीएमओ साहब स्कोर में 3 से 2 से आगे हैं। तो कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, पत्र में सीएमओ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। दोनों विधायकों की तरफ से पत्र भेजा गया है सीएम योगी को। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डीएम सीएमओ विवाद में नया मोड़
सामने आया है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, डीएम सीएमओ विवाद में नया मोड़ सामने आया। सीएमओ के खिलाफ विधायकों ने चिट्ठी लिखी है। और ये दोनों विधायकों की चिट्ठी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सारिका गुप्ता जुड़ चुकी हैं। सारिका, जिस तरीके से डीएम सीएमओ विवाद है और इसमें दोनों विधायक, देखिए अभिजीत सांगा और महेश त्रिवेदी, दोनों की तरफ से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। सबसे पहले जो चिट्ठी लिखी गई है भाजपा के दोनों विधायकों की तरफ से, उससे जुड़ी क्या कुछ जानकारी है आपके पास, वो दर्शकों को बताइए। सारिका। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि जिस तरीके से कानपुर के जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह और सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी जो है सामने हुए थे, बाकायदे ऑडियो वायरल हुए, वीडियो वायरल हुए, और अब जब बैठक से सीएमओ को बाहर निकाला गया उसके बाद से इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। लगातार दोनों जो अधिकारी है वो आमने सामने, और अब जो है जनप्रतिनिधियों की इनकी लड़ाई में एंट्री हो चुकी है। सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सीएमओ के स्वभाव और सरल जो स्वभाव है उसकी बात कहकर एक पत्र लिखा था जो डिप्टी सीएम को भेजा गया था, और उसके बाद उसके बाद जो है सुरेंद्र मैथानी और अरुण पाठक, इन दोनों ने भी सीएमओ की तारीफ करी थी, उनके स्वभाव की प्रशंसा करी थी। साथ ही उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वह जनता से किस तरीके से मिलते हैं और उनकी कार्यशैली को अच्छा बताते हुए उन्होंने उप मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। उसके बाद जब ये विवाद बढ़ा, लगातार ये बात जो है कानपुर शहर में और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हर कोई इंटरेस्ट ले रहा है इस पूरी कहानी में, जिस तरीके से दोनों अधिकारी आमने सामने। और अब आज सुबह यहाँ पर भाजपा विधायक अभिजीत सिंह सांगा और महेश त्रिवेदी का भी पत्र पहुंचा है, और इन्होंने उप मुख्यमंत्री को नहीं बल्कि खुद मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, और इन्होंने साफ तौर पर जिला अधिकारी का फेवर करते हुए जो भ्रष्टाचार स्वास्थ्य विभाग में है उस पर बखूबी उस भ्रष्टाचार से अवगत कराते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। अभी तक की जो लड़ाई हो रही थी वो कहीं ना कहीं वर्चस्व की हो रही थी, दोनों लोगों के स्वभाव की हो रही थी, एक दूसरे के प्रति जो व्यवहार किया गया उसकी हो रही थी। लेकिन अब इन पत्रों ने कहीं ना कहीं अधिकारियों की पोल खोलना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग में किस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है वो भी महेश त्रिवेदी और अभिजीत सिंह सांगा ने अपने पत्र में लिखा है। उस भ्रष्टाचार की पूरी बात जो है उन्होंने लिखकर मुख्यमंत्री को इससे अवगत कराया है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रतिनिधियों का ये कहना भी है कि दोनों अधिकारी जिस तरीके से अब सार्वजनिक तौर पर सामने आए हैं, मीडिया के सामने आए हैं, और उनका जो विवाद है वो अब हर किसी से छुपा नहीं है, सभी के सामने आ चुका है। तो ऐसे में दोनों अधिकारियों के ऊपर सस्पेंड की कार्रवाई होनी चाहिए, दोनों अधिकारियों को हटाया जाना चाहिए, और एक बड़ी जांच होनी चाहिए कि क्या है ये पूरा प्रकरण और किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, या फिर कौन कौन इस भ्रष्टाचार में लिप्त है, उन पर सख्त से सख्त जांच करके कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है सारिका, ये तो देखना होगा इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। लेकिन एक सवाल और है, जिस तरीके से ये भी जानकारी मिल रही है कि महेश त्रिवेदी का जो पत्र है वो 6 तारीख का है, इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, अगर विवाद की बातचीत करी जाए तो दिसंबर में सीएमओ कानपुर में तैनात हुए थे और जनवरी में जो जिलाधिकारी है वो यहाँ पर आए थे। हालांकि जब दोनों लोगों की तैनाती हुई उसके बाद काफी एक्शन मोड पर कानपुर शहर में काम किया जा रहा था। दोनों अधिकारी जो है ताबड़तोड़ निरीक्षण कर रहे थे, और कहीं ना कहीं काशीराम का जब जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया तो उसमें सीएमओ भी नाराज मिले थे और उनके साथ साथ अन्य कई डॉक्टर और कर्मचारी भी नाराज थे, जिसके बाद एक्शन लिया गया। लेकिन ये एक्शन जो है सिर्फ कागजों पे ही लिया गया। हालांकि जो लोग नदारत थे उनका वेतन काटा गया और कार्रवाई भी की गई है कि क्यों नदारत थे उनसे स्पष्टीकरण किया जाए। बाकायदे इस तरीके के जो निरीक्षण हो रहे थे वो जिलाधिकारी द्वारा किए जा रहे थे, और कहीं ना कहीं जब स्वास्थ्य विभाग में महकमे में जब सीएमओ नदारत होंगे तो वहां के जो डॉक्टर है उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाया जाएगा, और वही हुआ है। लगातार जिस तरीके से जिला अधिकारी जिले के मुखिया होते हुए स्वास्थ्य विभाग पर की लगाम कस रहे हैं, वहां के जो भ्रष्टाचार है उनको उजागर कर उनपे जो है एक्शन ले रहे हैं, तो ऐसे में सीएमओ के ऊपर भी भ्रष्टाचार करने के आरोप हैं। और कहीं ना कहीं जब मैंने सीएमओ से खुद बात करी थी तो उन्होंने एक भ्रष्टाचार खुद उजागर किया था कि एक कंपनी है जो सीबीआई जिस पर जांच कर रही है और लगातार उस कंपनी को काम दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं जब उसका पेमेंट होना था तो 30 लाख रुपए का जो घपला है वो भी सामने आया था, और सीएमओ ने खुद स्वीकार करा था
कि उस कंपनी को शेयर जो है वो यहाँ के अधिकारी दे रहे हैं, जिसके कारण जो है उनको टारगेट किया जा रहा है। कुछ मनमाने अस्पताल भी चल रहे हैं जिनका जो डॉक्टर जिम्मेदार हैं उसके उनको भी हटाने की बातचीत चल रही थी, लेकिन सीएमओ को उन पर कार्य नहीं करने दिया गया और बाकायदे एक सिंडिकेट बनाकर सीएमओ को टारगेट किया जा रहा है। ये शब्द खुद सीएमओ के थे और उन्होंने खुद ऑन रिकॉर्ड और यहाँ तक कि मुझसे बात करते हुए मेरे भी कैमरे में कैद है और हमने के न्यूज में प्रमुखता से दिखाया भी है कि किस तरीके से सीएमओ अपना पक्ष रख रहे हैं। अब लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार ये उजागर हो रहा है पत्रों के माध्यम से, पहले विधायकों ने पत्र लिखा कि स्वभाव कैसा है, सरल स्वभाव है, जनता से मिलते हैं, कार्यशैली अच्छी है। जो विधायक थे अरुण पाठक और उनके साथ साथ सुरेन मैथानी और विधानसभा अध्यक्ष का जो पत्र था उनमें ये 3 बातें गई थी, लेकिन वो सीएमओ की तरफ के लिए इशारा करते थे। और आज जो पत्र जारी हुए हैं, हालांकि ये 6 तारीख का है, कहीं ना कहीं इन पत्रों में पूरे भ्रष्टाचार, जो स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार हुआ है उसको लेकर पूरी बात कही गई है। ये पत्र जो है किसी एक की तरफ से नहीं बल्कि खुद अवगत कराया जा रहा है जिला अधिकारी द्वारा जो कार्य करे जा रहे हैं उनको, उनके कार्यों को और स्वास्थ्य विभाग के जो भ्रष्टाचार है उनको लेकर मुख्यमंत्री को अवगत कराया जा रहा है। कहीं ना कहीं इन दोनों की लड़ाई में अगर देखा जाए जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह और सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी के लड़ाई में कहीं ना कहीं इन पत्रों की अहम भूमिका है। जनप्रतिनिधियों की एंट्री हो चुकी है और अब जो है सीएमओ जो है 3-2 से आगे चल रहे हैं इस लड़ाई में। ठीक है, देखना होगा इस मामले में क्या कार्रवाई होती है और कब तक होती है, बड़ा सवाल है। सारिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां भाजपा के दोनों विधायकों की तरफ से सीएमओ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए और इसी को लेकर पत्र भी लिखा गया है। और अब बड़ा सवाल है, देखना होगा इस मामले में क्या कार्रवाई होती है और कब तक होती है। खबरों में आगे बढ़ते और अब बात करें हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गैंगरेप का झूठा केस दर्ज कराने पर महिला दोषी पाई गई है। SC/ST कोर्ट ने सजा सुनाई है। आपको बता दें, इस महिला को 7 साल 6 माह की कैद और दोषी पर 2,01,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। तो फर्जी केस में फंसाए गए थे राजेश और भूपेंद्र। सुनवाई के दौरान इन दोनों की मौत हो चुकी है। तो जुर्माने की आधी राशि मृतकों के परिजनों को देने का कोर्ट की तरफ से आदेश भी दिया गया है। तो कोर्ट का आदेश है, लखनऊ और बाराबंकी डीएम को भेजा गया कोर्ट का आदेश। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कोर्ट का आदेश लखनऊ और बाराबंकी डीएम को भेजा गया है। तो गैंगरेप का झूठा केस दर्ज कराने पर महिला दोषी पाई गई है। SC/ST कोर्ट ने सजा सुनाई है। आपको बता दें, कोर्ट की तरफ से इस महिला को 7 साल 6 महीने की कैद की सजा सुनाई गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, जिस तरीके से गैंगरेप का झूठा केस दर्ज कराने पर महिला दोषी पाई गई, सबसे पहले तो सुनवाई में क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं, वो जरा दर्शकों को बताइए। शिवा। SC/ST कोर्ट के जो विशेष जज हैं विवेकानंद त्रिपाठी, उन्होंने अपनी एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जिस मामले में एक SC/ST का मुकदमा, गैंगरेप का मुकदमा, जान-मान से मारने की मुकदमे की धाराओं में जो केस दर्ज हुआ था, उस रेखा देवी के आरोप सरासर झूठे थे और विरोधियों को फंसाने के लिए और उन पर कार्रवाई करवाने के लिए उसने ये मुकदमा दर्ज कराया था। तो जब कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो महिला है बाराबंकी निवासी रेखा देवी, उनको 7 साल 6 महीने की उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और इसके साथ 2,01,000 रुपए का उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाता है। दरअसल 2021 में बाराबंकी के जैतपुर के रहने वाली रेखा देवी ने भूपेंद्र और राजेश के ऊपर गैंगरेप, जानमान की धमकी और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा जैतपुर थाने में दर्ज कराया था। लेकिन 1 साल बाद इस पूरे मामले की विवेचना BKT यानी कि लखनऊ का जो ग्रामीण इलाका है, बख्शी का तालाब इलाका, उस थाने को ट्रांसफर कर दी गई क्योंकि घटनास्थल उस जगह का बताया गया। जब उस मामले की विवेचना तत्कालीन ACP यानी कि CO रैंक के ऑफिसर को दी गई तो मामला उजागर हुआ कि
रेखा देवी ने जिस राजेश और भूपेंद्र के ऊपर मुकदमे दर्ज कराए हैं गैंगरेप और SC/ST के तहत, वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है और उनको फंसाने के लिए पूरा मुकदमा दर्ज कराया गया। राजेश अभी भी जेल में बंद है, लेकिन भूपेंद्र की इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी और फिलहाल ये एक आदेश कोर्ट की तरफ से दिया गया है कि जो रेखा देवी को जब उम्र कैद होगी, जब उसकी तरफ से जो जुर्माना लगाया गया, जो 2,01,000 रुपए उसको सजा सुनाई गई है, तो उसकी जो आधी रकम है वो परिजन को उनके दी जाएगी, जो मृतक भूपेंद्र है और जो अभी जीवित है राजेश, जो दोनों आरोपियों इस मामले में बनाए गए, उनको दी जाए। ये एक बड़ा संदेश है ताकि जो लोग गैंगरेप का या SC/ST एक्ट का झूठा मुकदमा लोगों को दर्ज करा करके लोगों को जेल भिजवाने का काम करते हैं, उस पर कोर्ट ने एक अपनी जरूर एक नज़ीर पेश की है कि ऐसी महिला के ऊपर उन्होंने उल्टा कार्रवाई की है जो इस पूरे केस में 2 लोगों को जेल भिजवा चुकी थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि बाराबंकी और DM को पत्र लिखते हुए कि जो राहत राशि SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करने के बाद सरकार की तरफ से दी जाती है, अब जब इस मामले में मुकदमे किसी भी तरीके के दर्ज होते हो तो उसमें पहले चार्जशीट फाइल की जाए और चार्जशीट फाइल करने के बाद ही इस तरीके के सरकार से जो राशि है वो पीड़ित पक्ष को मिले। तो ज़रूर एक नज़ीर तरमी हमें लग सकता है कि जिस महिला ने 2 लोगों को फंसाने के लिए झूठा मुकदमा गैंग रेप का SC/ST एक्ट का दर्ज कराया था, उस मामले में महिला रेखा देवी को अब सज़ा हुई है, कैद हुई है और 7 साल 6 महीना कोई कम नहीं होता है। तो ऐसे में नज़ीर पेश होगी, जो भी लोग अगर इस तरीके का झूठा मुकदमा दर्ज कराने की काम करते हैं उसमें पुलिस की विवेचना जो होती है, और पुलिस की विवेचना में इस केस में भी सामने आया कि दोनों लोग जिसमें अभियुक्त बनाए गए थे, दोनों लोग जेल गए थे, उनका किसी भी तरीके से इस केस से कोई लेना देना नहीं था। और इस पूरे मामले में जब फाइनल रिपोर्ट लगाई गई तब कोर्ट में यह मामला चलने के बाद सुनवाई के दौरान इस तरीके की चीजें सामने आई कि रेखा देवी को अब खुद हवालात के चक्कर काटने पड़ेंगे और उनको जेल होगी। बिल्कुल शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां सुनवाई के दौरान दोनों की मौत हो चुकी है, लेकिन इस मामले पर कोर्ट ने महिला को सजा सुनाई है। तो जुर्माने की आधी राशि मृतकों के परिजनों को देने का आदेश भी दिया गया है। फिलहाल कोर्ट का आदेश लखनऊ और बाराबंकी DM को भेजा गया है। खबर उत्तर प्रदेश में आ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। गाजीपुर पुलिस ने IS 191 गैंग के पूर्व सरगना मुख्तार अंसारी की पत्नी अफजा अंसारी के बैंक खाते पर कार्रवाई की है। अफजा अंसारी पर 50,000 रुपए की इनामी और फरार अपराधी हैं। पुलिस ने उसके खाते में जमा करीब 8,91,268 रुपए फ्रीज कर दिए हैं। गाजीपुर कोतवाली थाना प्रभारी को जानकारी मिली कि अफजा अंसारी का बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की UP सिविल सचिवालय लखनऊ शाखा में है। इस खाते में जमा राशि संदिग्ध प्रतीत हुई। थाना प्रभारी ने तुरंत बैंक से संपर्क कर इसी खाता नंबर पर जमा पूरी राशि को फ्रीज करवा दिया। अफजा अंसारी के खिलाफ कोतवाली थाना गाजीपुर में धोखाधड़ी, जबरन वसूली और धमकी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। लगातार शासन की मंशा जो माफिया गिरोह हैं उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई जनपद में की जा रही है। उसी के क्रम में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी जो कि फरार हैं और उनको ढूंढने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, उसी अफसा अंसारी की एक हमारा अकाउंट ट्रेस किया था हमारी टीम ने। उस अकाउंट में लगभग 9 लाख रुपए थे, तो उस अकाउंट को सीज़ किया गया है और बैंक से बात करके उसको फ्रीज करवाया गया है। ये जो पैसा है
इसको हम जल्दी और इसमें विधिक कार्रवाई भी इसमें करेंगे। और ये काफ़ी अच्छी कार्रवाई की गई है। इस तरह के और भी अकाउंट्स किए गए हैं और भी प्रॉपर्टीज़ जो IS 121 गैंग से संबंधित है उनको भी चिन्हित कर लिया है और उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई पूर्व में भी आई है और आगे भी हम लोग की कार्रवाइयाँ इसमें जल्दी होंगी। विभिन्न विभागों से सामंजस्य स्थापित करके इनके जो भी अवैध कार्य हैं, अवैध कारोबार इनके द्वारा किए जा रहे हैं, उन सभी को और भी चिन्हित किया जा रहा है। पूर्व से भी चिन्हित है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई प्रचलित है। तो इस तरह की कार्रवाई आगे आने वाले समय में लगातार जारी रहेगी ताकि संगठित अपराध पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सके और संगठित अपराधियों पर हम लोग कठोर कार्रवाई कर सकें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शामली के कैराना क्षेत्र के गांव मामौर में हरियाणा के किसान की चाकुओं से गोदने के बाद गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। हमलावरों से किसान को बचाने आए ग्रामीण व उसके पुत्र को भी चाकू से प्रहार करके घायल कर दिया गया, जिसके बाद घटना की सूचना मिलते ही SP शामली रामसेवक गौतम व ASP संतोष कुमार सिंह ने फॉरेंसिक टीम व पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया। मृतक के पुत्र ने 2 नामजद समेत 4 लोगों के विरुद्ध घटना का मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं देर रात जब पुलिस को फरार आरोपियों की पानीपत की ओर से गांव मामौर में आने की भनक लगी तो पुलिस ने गांव मामौर के जंगलों में घेराबंदी करते हुए आरोपियों को रोकने का प्रयास किया तो आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा करते हुए आरोपियों पर फायरिंग की, जिसमें मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पैर में चोट लगने से एक आरोपी घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी नदीम पुत्र इलियास से 1 तमंचा और 2 कारतूस, 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस ने घायल आरोपी को फिलहाल CHC में इलाज के लिए भर्ती कराया है। तो ये मामौर गांव के पीछे जंगल है, यहाँ पे पुलिस ने घेराबंदी करी थी। पुलिस ने जब रोकने का उनको प्रयास किया तो एक नदीम सन ऑफ इलियास इन्होंने पुलिस के ऊपर फायर करी। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई है, इनके पैर में चोट लगी है, इनको जिला अस्पताल में CHC में दाखिल कराया गया है। इसके पूर्व इसमें जो तीसरा अभियुक्त था, जो फरमान, जो अज्ञात अभियुक्त था, उसको भी थाना कैराना की पुलिस के द्वारा चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए K न्यूज़ इंडिया।